Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 2 of chapter number 6, Local Self-Government Urban. Till here, we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with this topic, Functions of the Municipal Corporation. अब हम देखेंगे बेटा कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो हमारे लिए कौन कौन से काम करता है। अच्छा, इसकी जो काम होते हैं इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं ऑब्लिगेटरी और कंपलसरी। क्या? ऑब्लिगेटरी और कंपलसरी, जिन्हें तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को करना ही है। और दूसरे फंक्शंस होते हैं ऑप्शनल, कि अगर बजट परमिट करेगा तो ये ऑप्शनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक हुई बात। तो अगर हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फंक्शंस की बात करें बेटा, तो ये बहुत सारे फंक्शंस हमारे लिए करते हैं। स्ट्रीट लाइट प्रॉपर रहे, वाटर सप्लाई प्रॉपर रहे, रोड्स क्लीन रहे, सीवेज सिस्टम प्रॉपर काम करता रहे, ये सब तो ये देखते हैं जो कंपलसरी फंक्शन में आता है। पर बेटा इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शनल फंक्शंस भी अलॉटेड हैं जिन्हें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कभी परफॉर्म करेगा जब बजट इस तरीके का हो कि भाई अब हमारे पास सरप्लस में पैसा बच रहा है, हम ये काम भी कर सकते हैं। मतलब उनको करने का कंपल्शन नहीं होता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर, ठीक है। पर कुछ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को करने ही होते हैं। चलो स्टार्ट करें। तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट होता है किसी भी सिटी की। जितने भी मैटर्स होते हैं जो एक सिटी के रेसिडेंट से जुड़े होते हैं उन सब में डील कौन ही करता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। फिर से ध्यान से सुनो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट होती है किसकी? एक सिटी की। अब एक सिटी में रहने वाले लोगों से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे होंगे, जितने भी मैटर्स होंगे, उन सब में कौन ही डील करेगा? हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये जो फंक्शंस हैं इन्हें हम जनरली डिवाइड कर देते हैं टू कैटेगरीज में। एक होते हैं ऑब्लिगेटरी और कंपलसरी, और दूसरे होते हैं डिस्क्रिशनरी और ऑप्शनल। ऑब्लिगेटरी और कंपलसरी मतलब इन्हें तो आपको करना ही है। पर वहीं हम जब डिस्क्रिशनरी ऑप्शनल की बात करते हैं तो भाई एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, सिचुएशन अलॉट, तभी हम करेंगे। पहले फंक्शंस को क्या कहा? कंपलसरी। दूसरे डिस्क्रिशनरी और ऑप्शनल फंक्शंस। ये फंक्शंस डिपेंड करते हैं फंड्स की अवेलेबिलिटी पे, ठीक है। बजट इस तरीके का आपका बना सरप्लस कि भाई आपके पास एक्स्ट्रा में पैसा है तो आप ये काम करेंगे। मतलब कंप्लीट ये फंक्शंस जो होते हैं ये किस पे? फंड्स पे डिपेंड करते हैं। अगर आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का फंड इतना है कि कंपलसरी फंक्शंस करने के बाद भी बहुत सारा अमाउंट बच रहा है तो वहाँ पर ऑप्शनल फंक्शंस को भी परफॉर्म कर सकता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। चलो पहले तो हम कंपलसरी फंक्शन पढ़ लें क्योंकि ये तो इन्हें करना ही है। तो भाई पहले कंपलसरी फंक्शन में क्या कि भाई आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है। आज ना ही तो कोई इंडस्ट्री ना ही तो कोई हाउस बिना इलेक्ट्रिसिटी के सर्वाइव कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। वॉशिंग मशीन कैसे चलाएंगे? मिक्सर ग्राइंडर कैसे चलाएंगे? रेफ्रिजरेटर बंद हो जाएगा, फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें बंद हो जाएगी। तो ना ही तो फैक्ट्री को आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के रख सकते हो, ना ही तो घरों को। फिर सेकेंड, बिना वाटर के भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सीवेज डिस्पोजल प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो फंक्शंस हैं ये वेरियस डिपार्टमेंट्स के थ्रू कौन करता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करता है। और जो वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं जो फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं किसके? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ये अपनी एडवाइस देते हैं कि किस तरीके से किन ऐसे या कुछ चेंज करके हम चीज़ों को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, वाटर सप्लाई प्रॉपर कर सकते हैं। सीवेज डिस्पोजल के लिए हम उन्हें 2 डस्टबिन की लिए कह सकते हैं जिनके यहाँ से हमें डिस्पोजल मतलब गार्बेज कलेक्ट करना है। तो उनको हम कह सकते हैं कि भाई आप गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रखो। तो ये सारी एडवाइस एक्सपर्ट्स इंजीनियर देते हैं जो फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं कॉरपोरेशन के, ठीक है। कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ टैप्स ऐसे होते हैं जो ओपन होते हैं तो उनमें प्रॉपर कैसे काम किया जाए कि वाटर वेस्टेज कम हो, तो इस सब के लिए ये एडवाइस देंगे। सेकेंड कंपल्सरी फंक्शन होता है बेटा किसी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कि आपको पब्लिक हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हॉस्पिटल हो, डिस्पेंसरी हो, फैमिली वेलफेयर सेंटर्स बनाए जाएं। मतलब देखो, एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसी चीज़ें हैं बेटा जो अगर प्रॉपर टाइम पे बच्चे को, बड़ों को नहीं दी गई तो बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है
पूरा इंडिया। तो इसीलिए हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिया गया है कि भाई आप अपने एरिया की हेल्थ सर्विसेज को आप प्रॉपर्ली मैनेज करो, हॉस्पिटल्स बनाओ, डिस्पेंसरी बनाओ, फैमिली वेलफेयर सेंटर। और बेटा टाइम टू टाइम ये ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत सारे स्पेशल पब्लिक हेल्थ मेजर्स, जिससे कि जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हो उसकी स्प्रेड को ये रोक पाए। ठीक है, मतलब देखो, हॉस्पिटल बना रहे हैं, डिस्पेंसरी बना रहे हैं, फैमिली वेलफेयर सेंटर्स बना रहे हैं, ये अलग काम है। पर जब जब इन्हें लगता है कि यार कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ है जिसका स्प्रेड हमारी सिटी में हो सकता है, तो उसके लिए भी ये पहले से ही प्रॉपर मेजर लेंगे जिससे वो बीमारी, वो डिसीज़ वहीं रुक जाए। ठीक है, फिर दूसरा, रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, गार्बेज को प्रॉपरली रिमूव किया जाए, उसे डिस्पोज किया जाए, है ना। ये काम भी कौन ही करता है? हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। बेटा गार्बेज तो चलो हम बोल सकते हैं कि घरों से इन्होंने कलेक्ट करवा लिया, ठीक है, पर इसके अलावा भी एक सिटी में बहुत सारा वेस्ट होता है, उस वेस्ट को प्रॉपरली कैसे डिस्पोज किया जाए, ये भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं, हम लोग प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट कितना जनरेट कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए ये भी वो सोचते हैं। फिर कॉरपोरेशन का अपना खुद का स्टाफ होता है जो ये सारे काम करेगा। कुछ तो ऊपर मैनेजरियल लेवल पे लोग होते हैं जो ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट के रिगार्ड में बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाए। जैसे अभी आप लोगों ने देखा हुआ नितिन गडकरी की एक स्कीम चल रही है, जो रोड्स जहाँ पर बनाई जा रही हैं उसके नीचे प्रॉपर वो प्लास्टिक वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, जो वेस्ट प्लास्टिक है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। वेस्ट कलेक्शन के लिए भी, वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी कॉरपोरेशन अपने खुद के स्टाफ को अपॉइंट करता है। फिर नेक्स्ट में ये पब्लिक कन्वीनियंस का ध्यान रखेंगे एंड यूटिलिटीज़ लाइक रोड, बिल्डिंग, बस शेल्टर्स, रोड बनवाएंगे, बिल्डिंग्स बनवाएंगे, बस शेल्टर्स बनवाएंगे, और जो डेंजरस स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें डेमोलिश कराएंगे। कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत पुरानी सी कोई दुकान या घर बना होता है जिसके चांसेस होते हैं कि भैया आने वाले टाइम में अगर ये गिर गया, है ना, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, ह्यूमन का, एनिमल का, प्रॉपर्टी का, तो उसे भी ये डेमोलिश करते हैं। ट्रीज़ को बेटा प्लांटेशन ऑफ ट्री, पेड़ लगवाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि एक सिटी के लिए उसकी ओवरऑल ग्रीनरी का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। फिर ये पब्लिक यूरिनल्स भी लगवाते हैं, टॉयलेट्स भी लगवाते हैं, ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो गया है, क्योंकि हम लोग तो कितने समझदार हैं आपको पता ही है। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं भैया चलो मैं पहले ही पब्लिक यूरिनल्स और टॉयलेट्स लगवा देता हूँ कि लोग यहाँ वहाँ गंदगी ना करें। दूसरा, जब से राइट टू एजुकेशन आया है तो ये कंपलसरी हो गया है कि भाई प्राइमरी एजुकेशन तो आपको प्रोवाइड करानी ही है। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए स्कूल्स, इवन एडल्ट लिटरेसी क्लासेस, मैंने अभी बोला था ना कि भाई पढ़ना सबके लिए ज़रूरी है। बच्चा तो पढ़ ही रहा है, पर अगर बड़ा भी पढ़ जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये लोग प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स तो ओपन अप करते ही हैं, साथ ही साथ एडल्ट लिटरेसी क्लासेस भी लगवाते हैं, स्पोर्ट्स गेम्स को प्रमोट करते हैं, और फिर स्पोर्ट्स और गेम्स को प्रमोट करने के लिए जितनी नेसेसरी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है वो सारी देते हैं। जैसे हमारे इटारसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी एक गांधी ग्राउंड है, जहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो खुद खेलने जा सकते हैं, अपने बच्चों को भेज सकते हैं। वो वहाँ पर जितने भी नेसेसरी अरेंजमेंट होता है वो कौन करती है? हमारी म्यूनसिपालिटी करती है। भाई जो फिफ्थ काम है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ। आपके सिटी में कितने बर्थ हुए, कितनी डेथ हुई, इसका रिकॉर्ड भी आपको रखना है। मेंटेनेंस एंड अनकीप ऑफ क्रीमेशन एंड बरियल ग्राउंड्स, क्रीमेशन ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, इनकी भी देख रेख कौन ही करते हैं? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करते हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसको क्रीमेशन के लिए ले जाते हैं ना। अब अगर हम हिंदूज़ क्रीमेशन की बात करें, मुस्लिम में बरी किया जाता है, तो दोनों का ही ध्यान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को रखना है कि भैया क्रीमेशन ग्राउंड भी प्रॉपर रहे, बरियल ग्राउंड्स भी प्रॉपर रहे। देन अंडरटेकिंग ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जैसे कि फायर इंजन्स, वो क्या बोलते हैं उसको, दमकल की गाड़ी बोलते हैं ना, फायर ब्रिगेड, सॉरी, फायर ब्रिगेड को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप किसी बहुत ही बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कितनी बार हम देखते हैं एसी ब्लास्ट हो गया,
कोई और प्रॉब्लम हो गई तो फायर ब्रिगेड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स भी ये लोग लेते हैं, जैसे फायर डिपार्टमेंट, फायर इंजन्स। और आपकी सिटी में फ्रीक्वेंसी में फ्लड्स आती हों, अर्थक्वेक आते हों, तो उसको भी प्रॉपरली कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए भी एक प्रॉपर ग्रुप आपके पास होगा। बेटा ये लोग है ना क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं पूरी एनुअल रिपोर्ट अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, प्रोजेक्ट्स की, प्रोग्राम्स की, उसे पब्लिश भी करते हैं। ठीक है, प्रिपेयर करेंगे एनुअल रिपोर्ट को, फिर उसे पब्लिश करेंगे, जिसमें आप जान सकते हो कि भाई इस कॉरपोरेशन ने पूरे साल में क्या क्या काम किए। फिर अब हम पढ़ेंगे डिस्क्रिशनरी और ऑप्शनल फंक्शंस। तो अगर इनका बजट सरप्लस बजट होगा किसका, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, इनके पास फंड्स होंगे तो ये पब्लिक हाउसिंग भी प्रोवाइड करेंगे हाउसिंग बोर्ड्स के थ्रू। हाउसिंग बोर्ड्स 1 BHK तो नहीं, हाँ मतलब छोटे छोटे से घर बनाकर किसको अलॉट कर देता है, पुअर पीपल को। और वो लॉटरी सिस्टम पे बेस्ड होते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, कुछ को घर मिल जाते हैं, कुछ को नहीं मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना। तो अगर इनके फर्स्ट फंड्स एक्सेसिव में अवेलेबल होंगे तो ये हाउसिंग भी प्रोवाइड करेंगे, किसके लिए, बिलो पावर्टी लाइन पीपल के लिए। देन ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे पब्लिक पार्क्स को, लाइब्रेरीज़ को, म्यूज़ियम्स को, थिएटर को, अखाड़ास को, पिकनिक रिसॉर्ट्स को। तो भाई ये सारी चीज़ें देखो कंपलसरी तो है नहीं, पिकनिक रिसॉर्ट हो, अखाड़ा हो, नहीं हो, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अगर इनके पास सारी व्यवस्थाएं रहीं, इनके पास फंड्स रहे, तो ये अपने लोगों के लिए, इनकी सिटी में रहने वाले लोगों के लिए पार्क्स भी बनाएंगे, लाइब्रेरीज़ भी बनाएंगे, म्यूज़ियम बनाएंगे, थिएटर बनाएंगे, अखाड़ा बनाएंगे, पिकनिक रिसॉर्ट्स बना सकते हैं। इवन कई बार ये चिल्ड्रंस होम को मेंटेन करेंगे, ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, नाइट शेल्टर, रेस्ट हाउसेस, ये सब भी ये बना देंगे, जिससे जो लोग होते हैं जो नहीं, जिनके पास घर है ना, या जिनके अपने बच्चों के साथ नहीं पढ़ रही है, बच्चे उन्हें घर से निकाल दे रहे हैं, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए ओल्ड एज होम बन जाएगा। कोई अनाथ बच्चा है तो उसके लिए अनाथ आश्रम बना दिया जा रहा है, रेस्ट हाउसेस, नाइट शेल्टर्स। फिर बहुत सारी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स भी लेके आते हैं, फेयर्स मतलब क्या, मेले लगवाते हैं, फंक्शंस करवाते हैं, मेलास है ना, मेले जो होते हैं ना, मेले, फेयर, और बहुत सारी वेलफेयर स्कीम, जन कल्याण की योजनाएं ये लेके आते हैं। और सिटी को तरह तरह से ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते हैं। एक सिटी को सुंदर कैसे बनाया जाएगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये काम भी इन्हीं लोगों का है, पर ऑप्शनल है। ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स लाना भी ऑप्शनल है। मेला लगवाएं नहीं लगवाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर अगर इनके पास फंड्स होंगे तो ये लगवाएंगे, हम लोग एंजॉय करेंगे मेले में। बेटा म्यूनसिपल काउंसिल स्मॉलर अर्बन एरियाज़ के लिए होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लार्जर अर्बन एरिया के लिए होती हैं। जो गवर्नर होता है स्टेट का, वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा फॉर्म अर्बन बॉडी का किस एरिया से डील करेगा। अब जो गवर्नर होता है वो कैसे डिसाइड करेगा भाई कि कौन सा लार्ज अर्बन एरिया होगा, कौन सा स्मॉलर अर्बन एरिया होगा। तो वो सबसे पहले तो देखेगा भाई उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, फिर वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। एरिया की पॉपुलेशन होना एक अलग बात है, और उस एरिया का डेंसली पॉपुलेटेड होना या वहाँ की डेंसिटी कैसी है ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। डेंसिटी क्या होती है, ये दो एरियाज़ हैं, तो इन दो एरियाज़ में कितने लोग रह रहे हैं। सपोज़ करो ये दोनों एरियाज़ बराबर हैं, दोनों एरियाज़ कैसे इक्वल है, यहाँ पर उसी एरिया में 10 लोग रह रहे हैं, यहाँ पर उसी एरिया में 100 लोग रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है जहाँ पर 100 लोग रह रहे हैं वहाँ पर डेंसिटी पॉपुलेशन की ज़्यादा है, तो इसको उस तरीके से मैनेज किया जाएगा, इसको अलग तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो पॉपुलेशन तो देखी जाती है, साथ ही साथ डेंसिटी भी देखी जाती है। फिर देखेंगे कि वहाँ की लोकल बॉडी किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी, एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज क्या है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। ऐसा तो नहीं है हम उसको अर्बन एरिया बोल रहे हैं, पर मैक्सिमम पीपल आज भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं। तो हर चीज़ को माइनरली देखने के बाद डिसाइड किया जाता है विच एरिया इज़ गवर्न बाय होम। म्यूनसिपालिटी होगी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी।
बेटा अब हम म्युनिसिपल कमेटी की बात करेंगे। तो जो म्युनिसिपल कमेटी होती है ये स्मॉलर टाउन्स के लिए होती है, अभी हमने पढ़ा। ऐसी बॉडीज़ को हम म्युनिसिपल बोर्ड्स या म्युनिसिपैलिटीज़ भी कहते हैं। म्युनिसिपल कमेटी स्मॉलर टाउन्स के लिए होती है, इसे ही हम म्युनिसिपल बोर्ड्स या म्युनिसिपैलिटीज़ कहते हैं। म्युनिसिपैलिटीज़ नगर पालिका कहते हैं, ठीक है। म्युनिसिपल बोर्ड्स भी कहते हैं, म्युनिसिपल कमेटी भी कहते हैं, म्युनिसिपैलिटीज़ भी कहते हैं, सारे नाम एक ही चीज़ के हैं और हिंदी में कहते हैं नगर पालिका। देयर ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोर और लेस सिमिलर टू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। देखो इनका काम करने का तरीका, इनका ऑर्गेनाइजेशन समहाउ किसकी तरह ही होगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरह ही होगा। बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है भाई कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास एरिया बहुत बड़ा है, इनके पास एरिया कम होता है। ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज, इनका जो साइज़ मतलब इनके पास जो एरिया अलॉटेड है उसका साइज़ थोड़ा सा क्या है होता है, कम होता है, इसीलिए जनरली इनके पास 3 विंग्स होती हैं। वो 3 विंग्स कौन कौन सी होती हैं? एक होती है जनरल बॉडी, फिर चेयरमैन होगा या प्रेसिडेंट होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा और द सेक्रेटरी। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी हो गया, चेयरमैन और प्रेसिडेंट दूसरा, और तीसरा जनरल बॉडी। तो 3 विंग्स होती हैं इनके पास, क्योंकि इनका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पहला विंग जनरल बॉडी, दूसरा विंग चेयरमैन कह लो या प्रेसिडेंट कह लो, तीसरा विंग चीफ एग्जीक्यूटिव CEO कह लो या सेक्रेटरी कह लो। क्लियर बेटा? अब हम डिस्कस करेंगे जनरल बॉडी ऑफ म्युनिसिपल कमेटी। बेटा म्युनिसिपल कमेटी की जो जनरल बॉडी होती है उसमें जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? काउंसलर्स। और ये काउंसलर्स इलेक्टेड होते हैं। एक सिटी को हम बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं और हर वार्ड से एक वार्ड मेंबर इलेक्ट होके आता है। इसी वार्ड मेंबर को हम क्या कहते हैं? काउंसलर। तो ये सारे जो वार्ड मेंबर होंगे, मतलब जो सारे काउंसलर होंगे, ये किसके मेंबर बन जाते हैं बेटा? जनरल बॉडी के मेंबर बन जाते हैं। तो ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं जनरल बॉडी के उन्हें हम क्या कहते हैं? काउंसलर्स। ये सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और एक सिटी में कितने काउंसलर्स होंगे इसका नंबर उस सिटी की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में? 2 सिटीज़ में एक बराबर के काउंसलर नहीं होते बेटा। एक सिटी में हो सकता है पॉपुलेशन ज़्यादा हो, दूसरी में कम हो, तो नंबर ऑफ़ काउंसलर कम और ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि भाई क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो अगर आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है जनरल बॉडी के लिए म्युनिसिपल कमेटी की, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन फाइट करने के लिए है। मतलब आप अगर 21 साल के हो गए हैं तो आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, वार्ड मेंबर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल कमेटी में जनरल बॉडी के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की? आपका 21 साल का होना ज़रूरी है, फिर आप एक रजिस्टर्ड वोटर हो, है ना। चलो देन टर्म। भाई हमारी कंट्री में 90% जो टर्म होता है इलेक्टेड बॉडीज़ के लिए वो 5 ईयर ही होता है। सिर्फ राज्यसभा का 6 साल होता है, तो उनके इलेक्शन को हम अलग कर देते हैं कि भाई वो डायरेक्ट इलेक्शन में आता ही नहीं है। प्रेसिडेंट खुद डायरेक्ट इलेक्शन में नहीं आता, तो उनका भी कितना टर्म होता है? 6 ईयर का। पर डायरेक्ट जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ टर्म 5 ईयर्स ही है, भले वो CM हो, PM हो। क्लियर है? चलो, तो अकॉर्डिंग टू न्यू नगर पालिका एक्ट, न्यू नगर पालिका एक्ट के अकॉर्डिंग अगर रूरल बॉडी है तो भी, अर्बन लोकल बॉडी है तो भी यूनिफॉर्म टर्म होगा 5 ईयर का। ठीक है, अब हम चेयरमैन और प्रेसिडेंट को पढ़ लेते हैं। तो देखो, एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, इन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। हमारा जनरल सिटीजन, जो जनरल पब्लिक हो गया उस सिटी के, उनका इसमें कोई रोल नहीं होगा। हम जब वार्ड मेंबर को चुनेंगे या काउंसलर्स को चुनेंगे, ठीक है, तो हम डायरेक्ट जाके उनके लिए इलेक्शन में वोटिंग करेंगे। पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए हम डायरेक्टली वोट नहीं देते हैं, इनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है बाय द मेंबर्स एमंग देमसेल्फ। जितने भी मेंबर्स आएंगे उन्हीं में से ये सहमति से ये किसी एक को चेयरमैन, किसी एक को वाइस चेयरमैन बना देंगे। जो चेयरमैन होता है म्युनिसिपालिटी का, उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। इनके जो फंक्शन होते हैं वो सिमिलर मेयर की तरह ही होते हैं। तो मेयर के फंक्शंस अभी हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे, वही म्युनिसिपालिटी के चेयरमैन के भी फंक्शन होते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। और जो चेयरमैन होता है उसके पास वाइड रेंजिंग पावर्स होती हैं, ठीक है। और इसके फंक्शन सिमिलर होते हैं मेयर के फंक्शंस की तरह ही।
अब हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पढ़ेंगे। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसे अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। ये यूजुअली स्टेट सिविल सर्विसेज से बिलोंग करता है, मतलब ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। ही लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विंग ऑफ म्यूनसिपल कमेटी की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग होंगी उनके लिए कौन काम करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसे अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट और यूजुअली ये बिलोंग करता है स्टेट सिविल सर्विसेज से। अदर ऑफिस बेयरर की बात करें भाई, इन लोगों के अलावा और कौन कौन होता है? तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरह ही म्यूनसिपल कमेटी में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, इंजीनियरिंग, टैक्सेशन, ये सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं ये किसी ना किसी व्यक्ति के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होते हैं। सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं और दूसरे एक्सपर्ट्स भी होते हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे ये किसके अंडर में होते हैं बेटा? अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, इंजीनियर्स एंड अदर एक्सपर्ट्स। बेटा अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपको कंफ्यूज करेगा। हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब कंफ्यूजन आया ना, एक क्वेश्चन आया दिमाग में कि भाई दोनों सेम चीज़ें तो हैं, लोकल गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। लोकल गवर्नमेंट क्या होती है वो इस पैराग्राफ से आपको पता चल जाएगा, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि हमने पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पढ़ा है और इस चैप्टर में हमने अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पढ़ा है ना। चलो, तो जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं बेटा, इट मीन्स हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं तब आप विलेज एरिया की बात करें हैं, टाउन की बात करते हैं, सिटी की बात करते हैं। पर जब आप लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं इट मीन्स आप पूरे एंटायर डिस्ट्रिक्ट के रिगार्ड्स में बात कर रहे हैं। क्लियर है? थोड़ा सा डिफरेंस तो समझ में आया होगा आपको। चलो आगे चलें। अ डिस्टिंक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन ड्रॉन। एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन है किसके बीच में बेटा? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। जो लोकल गवर्नमेंट है उनका जो एरिया ऑफ फंक्शंस होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ओवरऑल चार्ज किसके पास होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डेप्यूटी कमिश्नर के पास, ठीक है। अगर मैं डेप्यूटी कमिश्नर की बात करूं तो इसमें आपको कंबाइन दिखेंगे दोनों के फंक्शन की, भाई कलेक्टर भी होगा और कमिश्नर भी होगा। कैसे? देखो, जब हम डेप्यूटी कमिश्नर की बात करते हैं तो जो डेप्यूटी कमिश्नर होता है वो हाईएस्ट ऑफिसर होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। एक डिस्ट्रिक्ट में कितना रेवेन्यू कलेक्शन होगा इसका हाईएस्ट ऑफिसर, हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होता है? डेप्यूटी कमिश्नर। इसलिए तो कहा गया है कि जो डेप्यूटी कमिश्नर होता है, तो बात समझ में आ गई बेटा। इसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेवेन्यू कलेक्शन के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट ऑफिसर। एक डिस्ट्रिक्ट से कितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा, कैसे कलेक्ट होगा, ये सब इसी की जिम्मेदारी होती है। क्लियर है? तो लोकल गवर्नमेंट हम किसको कहेंगे? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओवरऑल चार्ज इसका किसके पास होगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डेप्यूटी कमिश्नर के पास होगा। तो बेटा जो डेप्यूटी कमिश्नर होता है वो दोनों ही फंक्शंस को परफॉर्म करता है, रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी करता है और कमिश्नर का काम तो कर ही रहा है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी अल्टीमेटली किसके पास होती है? डेप्यूटी कमिश्नर के पास ही होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होती है ना। अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखो अपॉइंटमेंट की बात करें तो डेप्यूटी कमिश्नर होता है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से बिलोंग करता है, आईएएस ऑफिसर होता है। इसे अपॉइंट करती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है या जो डेप्यूटी कमिश्नर होता है सेम ही है बेटा, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डेप्यूटी कमिश्नर ये हाईली ट्रेंड ऑफिसर होते हैं। इन एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का, लोकल अफेयर्स का अच्छा खासा नॉलेज होता है, हाईली ट्रेंड होते हैं ये लोग। अगर हम अदर ऑफिस बियरर्स की बात करें बेटा तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो वेरियस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं और डेप्यूटी कमिश्नर के अंदर काम करते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर काम करते हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं बेटा इसमें से कुछ तो एक्सक्लूसिवली हम कहाँ ही डेप्यूट करते हैं? रूरल एरियाज़ में। उनके पास अपने अलग अलग बहुत सारे काम होते हैं, जैसे तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, कानून गो है, लेखपाल है, पटवारी है। ये सब किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, फिर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो,
ये जो ऑफिसर्स आएंगे ये एक्सक्लूसिवली इनमें से कुछ को कहाँ डेप्यूट कर दिया जाएगा, रूरल एरियाज़ में, और इन्हें अलग अलग ड्यूटीज़ दे दी जाएगी। इसमें कौन कौन से ऑफिसर इंक्लूड होते हैं? तहसीलदार होता है, नायाब तहसीलदार होता है, कानून गोज़ होते हैं, लेखपाल होते हैं, पटवारी। कानून गो, लेखपाल, पटवारी, ये एक ही पोस्ट के 3 नाम हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है बेटा? लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन रखना, किसने ज़मीनें खरीदी, किसने बेची, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डाउन टू विलेज लेवल, गांव से पूरा पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करके इसको कहाँ तक पहुंचाना है, डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाना है, ये काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए कौन होते हैं? बेटा ये जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये अकेले क्या क्या कर लेगा, है ना? बहुत बड़ा एरिया, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, इसलिए इनके अंदर में कौन होते हैं बेटा? डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट होते हैं, है ना, इंस्पेक्टर्स होते हैं, सूबेदार होते हैं। फिर बहुत सारे विलेजेस को मिला के एक चौकी बना दी जाती है, और हर विलेज में किसको प्लेस किया जाता है? चौकीदार को। अ चौकीदार इज़ ऑल्सो प्लेस्ड ऑन ड्यूटी इन ईच विलेज, हर विलेज में एक चौकीदार होता है। 2 4 5 विलेजेस को मिला के एक चौकी बना दी जाती है ना। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अकेले क्या क्या करेगा, कहाँ कहाँ जाएगा? तो इसके कंट्रोल में भी बहुत सारे ऑफिसर होते हैं जो इसके ऑर्डर कमांड के हिसाब से काम करते हैं। कौन कौन होते हैं बेटा? ये डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, सूबेदार, बहुत सारे विलेजेस को मिला के एक चौकी बना दी जाती है, और इवन हर विलेज को एक चौकीदार भी दिया जाता है। दूसरे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं वो होते हैं CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर, CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट जज, एक्सेट्रा। ये जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं ये प्रॉपर कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन के साथ ही काम करते हैं। पंचायत के साथ प्रॉपर इनका एक क्या होता है, बातचीत होती है, डायलॉग्स होते हैं, है ना। और किसके थ्रू होते हैं ये बातचीत, डायलॉग्स? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के थ्रू होते हैं। पंचायत में अगर कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एनीथिंग, भले वो एजुकेशन से जुड़ी हो, मेडिकल से जुड़ी हो, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के थ्रू ये आगे बात कर सकते हैं। एज सच ही परफॉर्म ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में लोकल गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस ये करता है, जैसे कि पहले रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, फिर मेंटेन करेगा, अपडेट करेगा लैंड रिकॉर्ड्स को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। अच्छा एक बात और सुनो, ये डेप्यूटी कमिश्नर खुद सारा काम अपने हाथों से नहीं करता है, ये लोगों से करवाता है। अब लैंड रिकॉर्ड ये मेंटेन और अपडेट नहीं करेगा, पटवारी से करवाएगा, तहसीलदार से करवाएगा, है ना। रेवेन्यू कलेक्ट करने खुद नहीं जाएगा, रेवेन्यू कलेक्ट करवाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखवाएगा किसके थ्रू? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के थ्रू। फिर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी प्लान्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करवाएगा, उनका सुपरविजन देखेगा। सिविक एमिनिटीज़ प्रॉपर हैं कि नहीं, पब्लिक वर्क का एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, वो देखेगा। फिर इम्प्लीमेंट करेगा पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को इन रिस्पेक्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में तो बैठा है, पर उस डिस्ट्रिक्ट में आने वाले सारे गांव की जिम्मेदारी भी उसके पास होती है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज़ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराना, प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं ये देखना, ये भी इसका काम है। बेटा अब हम लास्ट फंक्शन डिस्कस करेंगे हमारे डेप्यूटी कमिश्नर का, तो ध्यान से सुनो। जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा पावर मिली हुई है किसको? डेप्यूटी कमिश्नर को। सुपर सेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को हटा देना, डिसोल्यूशन करना मतलब पूरी पंचायत को ही डिसॉल्व कर देना, और इलेक्शन करवाना, ये सारी पावर किसके पास है? हमारे डेप्यूटी कमिश्नर के पास है। बेटा अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनना। डिफरेंस बिटवीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपल कमेटी। पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, फिर म्युनिसिपल कमेटी है। तो दीज आर मीन फॉर बिग सिटीज़। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिग सिटीज़ के लिए बनाए जाते हैं, और म्युनिसिपल कमेटीज़ किसकी होती हैं? स्मॉल सिटीज़ की होती हैं। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है उसे हम मेयर कहते हैं, जो म्युनिसिपैलिटीज़ का या म्युनिसिपल कमेटी का हेड होता है उसे हम चेयरमैन कहते हैं। इसके पास ज़्यादा पावर्स होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास ज़्यादा पावर होती हैं और ज़्यादा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं। इनकम कहाँ कहाँ से आएगी उसके सोर्सेज भी इनके पास ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा पावरफुल होता है। और म्युनिसिपल कमेटी लेस पावरफुल होती है और इसके पास फ्यूअर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं। बड़ी सिटी है तो रेवेन्यू के सोर्सेज भी ज़्यादा हैं, छोटी सिटी है तो रेवेन्यू के सोर्सेज भी कम है। ये डायरेक्टली डील करती है स्टेट गवर्नमेंट से, और जो म्युनिसिपल कमेटी है ये भी स्टेट गवर्नमेंट से डील करती हैं, पर किसके थ्रू करती हैं बेटा? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू करती हैं। आई बात समझ में? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट से डील करते हैं,
डील ये भी करते हैं, पर किसके थ्रू करते हैं? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू करते हैं. So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.